जी अस्सलाम वालेकुम। कैफसिक्स आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 के जो डिस्कशन क्वेश्चंस हैं वो करेंगे पहले पार्ट में, और फिर उसके बाद लेक्चर का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर 11 कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर 10 हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी, एग्जिट रूट का मतलब ये है कि प्लान दिया जाए कि कब जो इन्वेस्टमेंट है वेंचर कैपिटलिस्ट की वो उसको वापस हो जाएगी, यानी उसको वापसी का रास्ता दिया जाए। वापसी के रास्ते से क्या मुराद है कि उसे बताया जाए कितने सालों के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न के साथ उसको अदा कर दी जाएगी और वो किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्री है। यह है एग्जिट रूट। जी, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये सब, इफ कंपनीज क्रेडिट रेटिंग इज पुअर बट एसेट इज रेटेड हाई। इसका मतलब क्या है? अगर कंपनी की अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट रेटिंग पुअर है, एसेट्स तो उसके पास अच्छे हैं, यानी हाई वैल्यू के एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स तो उसके पास हाई वैल्यू के, लेकिन कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पुअर है, वो पास में डिफॉल्ट करती रही है, तो अच्छे एसेट होने के बावजूद भी बैंक या तो लोन देगा ही नहीं या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी अब एसेट सिक्योरिटाइजेशन की तरफ चली जाती है तो फिर इससे इसको फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा इसको कि कंपनी इज एबल टू गेन एक्सेस टू हाई रेटेड बोरिंग। कंपनी आसानी से हाई क्वालिटी यानी अच्छी बोरिंग को एक्सेस कर सकती है। हाई रेटेड बोरिंग से मतलब ये नहीं है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरिंग मिलेगी, नहीं 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 नहीं, ये फिर फायदा थोड़ी हुआ। हाई रेटेड से मुराद हाई क्वालिटी बोरिंग, यानी अच्छे बैंक्स इसको अच्छे रेट्स के ऊपर लोन देंगे। अच्छे रेट्स, कंपेटिटिव रेट से क्या मुराद है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, ठीक है। अगर आप इसको ये हाई रेटेड बोरिंग जो है ये कंफ्यूज कर रहा है लफ्ज, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं टू गिव एक्सेस टू बोरिंग एट लोअर रेट, टू एक्सेस बोरिंग एट लोअर रेट्स। जी, और कोई क्वेश्चन? बायआउट्स का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी की मैनेजमेंट ही कंपनी के शेयर होल्डर से वो कंपनी खरीद ले, इसे कहते हैं मैनेजमेंट बायआउट। बायआउट का नॉर्मली मतलब ये खरीदना, बाय कर लेना शेयर्स, ठीक है। बायआउट का सिंपल मीनिंग शेयर्स बाय कर लेना। मैनेजमेंट बायआउट का मतलब क्या है? जब मैनेजमेंट शेयर होल्डर से शेयर्स बाय कर ले, ठीक है। और की क्वेश्चन? जी, फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन में एग्रीमेंट होता है कि जी प्रॉफिट की परसेंटेज दी जाएगी, लेकिन अगर लॉस आ गया तो इसका मतलब फिर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। नहीं, वो क्लेम नहीं कर सकते, वो जाहिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ना, प्रॉफिट लॉस दोनों होती है, ठीक है। ये आप एक टर्म के लिए भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं 10,000 के अगेंस्ट में आपको 3 सालों का प्रॉफिट मिलेगा, तो अगर एक साल में लॉस हो गया तो दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ तो फिर सेकंड ईयर में प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब एमसीक्यूज हैं हमारे और शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन। जी, पूछना क्वेश्चन कोई आप? नॉन मार्केटेबल एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहते हैं जिनको आप मार्केट में जाके फाइनेंसिंग अरेंज नहीं कर सकते, पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते उनसे, ठीक है। बेच के तो इकट्ठे कर ही सकते हैं। यहाँ पे मार्केटेबल से मुराद ये नहीं है कि बेच के पैसे इकट्ठे कर सकते हैं कि नहीं, मार्केटेबल से मुराद ये है कि एसेट आपके पास रहे, उसके अगेंस्ट में फाइनेंसिंग अरेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो नॉर्मली जो हमारे पास एसेट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन है इसके ज़रिए से हम वो नॉन मार्केटेबल जो हमारे पास एसेट्स होते हैं उनसे कि हम फाइनेंसिंग अरेंज कर सकते हैं, उनके बदले में एसेट भी हमारे पास रहेगा और हम उनके बदले में पैसे भी इकट्ठे कर लेंगे। चलिए क्वेश्चंस है सबसे पहले 37। हु आर बिजनेस एंजल्स? इन्वेस्टमेंट बैंक्स है या वेल्थी इंडिविजुअल्स? वेल्थी इंडिविजुअल्स, शाबाश। इन्वेस्टमेंट बैंक्स नॉर्मली कौन होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट। क्या वेंचर कैपिटलिस्ट बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करता है, डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है? वो नहीं करता। वो कौन करता है? प्राइवेट इक्विटी फंड, शाबाश।
38 व्हाट मस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट टू ए वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए? इनकम से एग्जिट रोड। वो इसमें इंटरेस्टेड होता है कि मुझे बताइए पैसा मैं लगा तो दूं लेकिन फंस तो नहीं जाएगा पैसा मेरा, मुझे वापसी का रास्ता दिखाएं कि वापस कब होगा, मुझे कैसे होगा। कितने अरसे में इसे वेंचर कैपिटलिस्ट को एग्जिट देना चाहिए? 3 से 7 साल। 39 in asset securitization when future cash flows are converted into marketable securities it is called future cash flows। क्या? फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन या कैश बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन? फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन। और एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है? फोर्टी डिस्क्राइब द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंजल एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। प्राइमरी डिफरेंस है बिजनेस एंजल इंडिविजुअल्स हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस हैं। लिस्ट डाउन 2 बेनिफिट्स ऑफ एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एक तो नॉन मार्केट सिक्योरिटीज मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं और दूसरा कंपनी गुड बोरोइंग की एक्सेस मिल जाती है कंपनी को। 41 42 व्हाट डू प्राइवेट इक्विटी फंड्स डू आफ्टर बाइंग लार्ज शेयर्स इन मैच्योर बिजनेस? प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या करते हैं? नहीं, शेयर बाय कर लिए उसके बाद वो उसकी मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। फिर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के बाद ही पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद वो इनएफिशिएंसी रिमूव करेंगे और जब कंपनी की पोजीशन बेहतर हो जाएगी शेयर सेल करेंगे, प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे। 43 ABC Limited is a new tech startup and they are looking for sources of finance. They approached a business angel and a venture capitalist. How should ABC Limited present itself both to secure funding? क्या प्रेजेंट करना चाहिए इन दोनों को फंडिंग सिक्योर करने के लिए? सबसे अहम चीज क्या होगी? सबसे अहम बिजनेस प्लान। अगर फिजिबल बिजनेस प्लान होगा जिसमें प्रॉफिट्स नजर आ रहे होंगे तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी और बिजनेस एंजल भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होंगे। लेकिन प्राइवेट इक्विटी फंड कहता है मेरे को ये बिजनेस प्लान ना दिखाओ अपना, मुझे तुम लॉस वाला बिजनेस प्लान भी दिखा दोगे ना मैं फिर भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि वो कहता भाई मैंने तुम्हारे बिजनेस प्लान पे चलना ही नहीं है, वो तो मुझे पहले पता तुम डूबे हुए, तो मैं तो अपना बिजनेस प्लान अपने एक्सपर्ट्स हैं वो लेके आऊंगा। तो वेंचर कैपिटलिस्ट को यहाँ जो प्राइवेट जो एंजल्स है, बिजनेस एंजल्स है, इनको बिजनेस प्लान दिखाने की, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने की जरूरत होती है क्योंकि ये बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करते, तो इनको बताना होता है कि सर आपके पैसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। प्राइवेट इक्विटी फंड कहता है मैं खुद सेटल कर लूँगा सारा कुछ, जो भी मसले मसाइल हैं, मेरा अपना बिजनेस प्लान होगा। तो यहाँ पे इसको बिजनेस प्लान शो करवाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान जिसमें प्रॉफिट्स इंडिकेट हो रहे हो। 44 XYZ Limited is a mature business that is not listed on the stock exchange. Stock exchange पे listed नहीं है। Recently a private equity fund approached them with an offer. What should XYZ Limited be prepared for? प्राइवेट इक्विटी फंड आई उसे किस लिए तैयार रहना चाहिए कि कंपनी पैसे मिल जाएंगे, कंपनी हाल से गई, क्योंकि कंट्रोल वो खुद संभाल लेंगे। And what are the potential benefits or drawbacks of this relationship? Benefits है, बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? एक्सपर्ट्स नॉलेज के जरिए से वो इनएफिशिएंसीज रिमूव करेंगे। 45 DF Incorporation has a series of non-marketable assets and they are considering asset securitization. How should they go about this process and what benefits could they expect from this move? नॉन मार्केटेबल एसेट्स हैं और वो एसेट सिक्योरिटाइजेशन कर रहे हैं। हाउ शुड दे गो अबाउट दिस प्रोसेस? एसेट सिक्योरिटाइजेशन कैसे हो? कंपनी बी क्रिएट करे, सेपरेट लीगल स्टेटस हो जिसका, एसेट ट्रांसफर करे और कंपनी भी उनके जरिए से फाइनेंसिंग अरेंज करके वापस ए को ट्रांसफर कर दे। और बेनिफिट्स क्या होंगे? नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी और हाई रेटेड बोरोइंग्स। हाई रेटेड से बरात हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है? शाबाश जी। ये थे हमारे क्वेश्चंस के साथ चैप्टर 10। कुछ समझ आया?
चैप्टर 10 आपको सारी डिस्कशन के बाद बताइए क्या आप इस काबिल हैं कि अगर कोई भी बिजनेस, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो चाहे वो लार्ज स्केल बिजनेस हो, अगर अपने एग्जिस्टेंस की किसी भी स्टेज में, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो ग्रोइंग हो चाहे मैच्योर बिजनेस हो, आपके पास आके अगर कहता है कि मुझे कुछ फाइनेंस चाहिए, तो आप उसकी सर्कमस्टेंसेस का एनालिसिस करते हुए उसे कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस सजेस्ट कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर 10 का काम आपको इसी काबिल बनाना था कि आपको पता चल जाए कि कितने कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है और कौन सा फाइनेंस किस सिचुएशन में सूटेबल है। चैप्टर 10 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था? आपको क्या बताना? किसी भी बिजनेस के लिए कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हैं और किस सिचुएशन में कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सूटेबल है। उससे छोटी छोटी एग्जांपल के जरिए से आपसे यही डिसीजन करवाए। तो अगर ये डिसीजन, अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है, कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ पॉइंट्स पूछता है, वो तो हम बता देंगे एमसीक्यूज में अगर पूछता है। लेकिन अगर आपसे छोटी सी केस स्टडी बना के पूछे कि अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, डिसाइड कर लेंगे आप। चलिए गुड, इसके साथ हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है जी। 39 एमसीक्यूज में लिखा हुआ कैश बैक। कैश बैक कोई सिक्योरिटाइजेशन है ही नहीं, इसीलिए तो गलत है। वो तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है ना सिक्योरिटाइजेशन में, एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन और फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन। बाकी तो इररिलेवेंट है। एमसीक्यूज में पूरे भी तो करने होते हैं 4, तो कुछ इररिलेवेंट ऑप्शन देते हैं। 39 में जो उसने कैश बैक सिक्योरिटाइजेशन कही है, ये इररिलेवेंट आंसर है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर जी? चलिए ये लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया।